नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। ये वक्त है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम दंगल का। आज का दंगल 2024 के चुनावी महासंग्राम में पक्ष विपक्ष के एजेंडे को लेकर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में थे। चुनावी राज्य मध्य प्रदेश में पीएम मोदी ने प्रचार के मंच से जो भाषण दिया, उसमें G20 के शानदार आयोजन से देश के बढ़े मान, मध्य प्रदेश में विकास और देश में गरीबों के कल्याण का दावा किया। लेकिन विपक्षी दलों के खिलाफ पीएम मोदी ने दो बड़े मुद्दे उठाए हैं। एक ये कि विपक्षी दलों के गठबंधन के पास नेता नहीं है और नेतृत्व पर भी भ्रम है। दूसरा ये कहा कि विपक्षी गठबंधन सनातन के खिलाफ बना है और उनसे सतर्क रहने की जरूरत है। हालांकि विपक्षी दलों के गठबंधन की कल हुई बैठक के बाद साफ किया गया कि सीएम स्टालिन ने सनातन पर बयानबाजी बंद करने की अपील की है और इसके बाद ये चैप्टर क्लोज हो चुका है। विपक्षी गठबंधन देश की दूसरी समस्याओं महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता जैसे मुद्दों पर चुनावी टक्कर का दावा कर रहा है। लेकिन कहते हैं एजेंडा वही होता है जो नेता मन भाए और नेता वही जो जनता के मन भाए। ऐसे में सवाल यही है कि क्या आगामी विधानसभा चुनावों से लेकर 2024 के चुनावों तक देश में विकास, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर चुनाव होंगे? G20 में भारत की शान और सनातन पर विपक्षी प्रहार जैसे मुद्दे क्या बड़े होंगे? क्या दिनों दिन मजबूत दिख रहे विपक्षी दलों के गठबंधन पर बीजेपी ने सनातन वाला पहला बार शुरू कर दिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीधे विपक्षी दलों पर सवाल उठाना उनको बड़ा नुकसान पहुंचाएगा? ऐसे तमाम सवालों पर आज के दंगल में होगी बड़ी चर्चा। लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। रुक नहीं सकता हमारा विजय रथ, मुक्ति ही तेरी हमारे लक्ष्य का आलोक पथ। चुनावी राज्य मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी 49,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात लेकर पहुंचे तो खुली जीप पर नागरिक अभिनंदन हुआ। G20 सम्मेलन के शानदार अभूतपूर्व आयोजन को लेकर दुनिया में हो रही भारत की तारीफ के लिए बीजेपी ने कल दिल्ली में प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया। आज मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड की धरती पर पीएम का सम्मान सत्कार होता है। G20 की सफलता से आपको गर्व हुआ या नहीं? आपका माथा ऊंचा हुआ कि नहीं है? आपका सीना चौड़ा हुआ कि नहीं हुआ? बुंदेलखंड की जनता की आवाज मतलब देश की आवाज। पीएम ने मध्य प्रदेश में ऐसा कहकर दावा कर दिया कि पूरा देश उनके प्रदर्शन से खुश है। अब बीजेपी यही प्रदर्शन चुनावी नतीजों में भी उम्मीद लगा रही है। सियासत के दांव यही नहीं थमते। दो 2024 की चुनावी टक्कर के लिए एक दिन पहले विपक्षी गठबंधन की बैठक हुई। तय हुआ कि मिलजुल कर अक्टूबर से रैलियां करेंगे। पहली रैली भोपाल में होगी। उससे पहले मध्य प्रदेश में पीएम पहुंचे। विकास और भ्रष्टाचार मुक्त शासन जैसे दावे किए। चुनावी एजेंडा सनातन पर फिक्स कर दिया। पिछले दिनों जो मुंबई में उनकी मीटिंग हुई थी, मुझे लगता है उस मीटिंग में उन्होंने आगे एक गठबंधन गठबंधन कैसे काम करेगा उसकी नीति और रणनीति बना दी है। उन्होंने अपना एक हिडन एजेंडा भी तय कर लिया है। भारत की संस्कृति पर हमला करने की इंडी अलायंस का निर्णय है। भारतीयों की आस्था पर हमला करो। भारत को जिस विचारों ने, जिस संस्कारों ने, जिस परंपराओं ने हजारों वर्ष से जोड़ा है, उसे तबाह कर दो। 1 सितंबर को मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई। 2 सितंबर को तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि ने सनातन धर्म को डेंगू, मलेरिया, कोरोना बताकर खत्म करने की बात कही। सियासी बवाल शुरू हुआ तो कांग्रेस नेता प्रियंक खरगे ने इंसान के बीच असमानता वाले धर्म को बीमारी की तरह ही बताया। फिर झड़ी लग गई। पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा ने 2 कदम आगे बढ़कर सनातन धर्म को कोढ़ और एड्स जैसा बता दिया। समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू धर्म को धोखा करार दे दिया। तमिलनाडु के मंत्री थिरुपुनमुडी ने दावा कर दिया कि इंडिया गठबंधन सनातन सिद्धांतों से लड़ने के लिए ही बना है। इंडिया என்பது ஒரு சனாதன கொள்கைக்கு எதிர்ப்பாக உருவாக்கப்பட்டிருக்கிற கூட்டணிதான் இந்தியா. எங்களுக்குள் கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கலாம், ஆனால்
இந்த சனாதனத்தை எதிர்க்க வேண்டும் என்பதிலே யாருக்கும் எந்த வேறுபட்ட கருத்தும் இல்லை. இதிலே இருப்பவர்கள் எல்லாம் சமத்துவத்தை உருவாக்க வேண்டும். मतलब डीएमके के 2 मंत्री समेत 3 नेताओं ने सनातन के खिलाफ बयान दिया. कांग्रेस के एक नेता ने समर्थन किया. समाजवादी पार्टी ने हिंदू धर्म के खिलाफ बयान दिया और बीजेपी ने इस मौके को लपक लिया इस आरोप के साथ कि इंडिया गठबंधन सनातन को तबाह करना चाहता है. आज इन लोगों ने खुल करके बोलना शुरू किया है, खुल करके हमला करना शुरू करके दिया है. कल ये लोग हम पर होने वाले हमले और बढ़ाने वाले हैं. देश के कोने कोने में हर सनातनी को, इस देश को प्यार करने वाले को, इस देश की मिट्टी को प्यार करने वाले को, इस देश के कोटि कोटि जनों को प्यार करने वालों को, हर किसी को सतर्क रहने की जरूरत है. सनातन को मिटाकर ये देश को फिर 1000 साल की गुलामी में धकेलना चाहते हैं. लेकिन हमें मिलकर ऐसी ताकतों को रोकना है. सनातन विवाद पर तरीके से जवाब देने की सियासत के पीछे का गणित कुछ ऐसा है. एनडीए को 2014 लोकसभा चुनाव में 43% हिंदू वोट मिले थे. 2019 में हिंदू वोट का हिस्सा एनडीए के खाते में बढ़कर 52% तक पहुंचा. देश की 296 लोकसभा सीट पर 47 से 70% तक हिंदू वोट बीजेपी को मिला. बीजेपी को 2019 में मिले हिंदू वोट को और बांट कर देखें तो सीएसडीएस के पोस्ट पोल सर्वे के मुताबिक 59% सवर्ण हिंदू, 54% ओबीसी हिंदू वोट, 56% आदिवासी हिंदू वोट और 41% दलित हिंदू वोट सीधे एनडीए को मिला है. यानी औसत हर 10 में से 4 से 6 वोट सीधे एनडीए के खाते में जाता रहा. और जब डीएमके नेताओं के सनातन विरोधी बयान को इन्हीं हिंदू वोटों से जोड़कर देखा जाता है तो मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को कहना पड़ता है कि अब सनातन पर कोई बयान नहीं देगा. इंडिया गठबंधन की बैठक में डीएमके को सफाई देनी पड़ती है. इंडिया गठबंधन के भागीदार दल एक सिरे से डीएमके नेताओं के बयान को खारिज करते हैं. सबका अपना अपना सम्मान है, आस्था सबकी अलग अलग है, लेकिन एक सारे धर्मों का सम्मान करना चाहिए सबको. I feel that they have to respect every religion. हम सर्वधर्म संभाव में यकीन रखते हैं. एक दूसरे के धर्म के खिलाफ बोलना अच्छी बात नहीं है, गलत बात है. सभी धर्मों का सम्मान और आदर, यही इंडिया गठबंधन का निहितार्थ है. विपक्षी दल सनातन विवाद का चैप्टर क्लोज करना चाहते हैं. महंगाई, बेरोजगारी, किसान कर्ज, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता का सवाल उठाना चाहते हैं. लेकिन मुद्दा वही जो जनता मन भाए और मुद्दा वही जो चुनाव जिताए. मध्य प्रदेश के बीना से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो. सनातन का मुद्दा विपक्षी इंडिया में कुछ दलों के लिए क्या गले की फांस बन गया है? क्योंकि दक्षिण से एक के बाद एक जिस तरह की आवाज उठ रही है, यकीनन 2014 और 19 का जो हिंदू वोट बैंक है वो क्या आगामी वक्त में एक बड़ी चुनौती बन सकता है? इसके लिए कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा करने वाले हैं. खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं. नलिन कोहली जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं. ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी, स्पोक्स पर्सन एनसीपी अजित पवार गुट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं. धीरेन्द्र कुमार जी, स्पोक्स पर्सन एलजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं. विपक्षी दलों की ओर से अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी के मौजूद हैं. सैयद अब्बास साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आप डीएमके के सपोर्टर हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं. और पंकज शर्मा जी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं. अनुराग भदौरिया जी, शुरुआत आज से आपसे करते हुए, प्रधानमंत्री ने जिस तरह का शंखनाद किया है, एक तरफ G20 के जबरदस्त तरीके से उनकी ओर से उपलब्धियां गिनाई गई आज मध्य प्रदेश के जरिए, एक तरफ विधानसभा तो दूसरी तरफ 2024 का भी एजेंडा सेट किया गया है, तो आप लोगों के लिए तो मुश्किल होने वाली है. अनुराग भदौरिया जी, बीजेपी दावा कर रही की है. बात है कि भारतीय जनता पार्टी देश के मुद्दों पे तो चर्चा नहीं, हाँ बिल्कुल कमाल की बात है कि भारतीय जनता पार्टी देश के मुद्दों पे चर्चा ही नहीं करना चाहती, बात ही नहीं करना चाहती. इतनी बड़ी घटना कश्मीर में हो गई, हमारे कितने जो ऑफिसर हैं, 3 ऑफिसर उसमें शहीद हो गए. क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती है कि उसके बारे में चिंतन करें? क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती है मणिपुर की बेटियों के बारे में भी चिंता की जाए? क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती है कि जिस तरह से किसान परेशान रहे देश के अंदर में उस पर भी चिंता की जाए? क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती है जो बढ़ी हुई महंगाई, बेरोजगारी, उस पर चिंता की जाए?
क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती है? जिस तरह की हमेशा भारतीय जनता पार्टी जो एक नफरत की राजनीति को बढ़ावा देने की बात करती है, मैं तो ये कहता हूं कि आप राष्ट्र के मुद्दों पे चर्चा कीजिए ना। राष्ट्र के मुद्दों पे चर्चा करने से किसने आपको रोका है? 2024 का जो एजेंडा है, 2024 का जो मुद्दा है जनता का, वो मुद्दा जनता की महंगाई और बेरोजगारी का है, जिसका हम इंडिया गठबंधन लगातार इस बात को उठाता चला रहा है। और इसको आपका रिजल्ट घोसी उपचुनाव में देखने को मिला कि करीब 43,000 से भारतीय जनता पार्टी को वहां हराया गया। क्यों जनता ने हराया? क्योंकि जनता समझ चुकी है कि जनता के मुद्दों पे ये चर्चा नहीं करना चाहते, जनता के मुद्दों से भागना चाहते हैं। अब जब आपने देखा, जब G20 हुआ, अच्छी बात है आपने G20 कराया, लेकिन जिस तरह से आपने गरीबों के घरों के सामने आपने पर्दे लगा दिए गए, क्यों भाई? उन गरीब को आप उस पैरों पे खड़ा कर देते, जो गरीब वो भी चांदी की थाली में खा पाता, अपने पैरों पे खड़ा होता, तो आज शायद आपको पर्दा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या आप कोई भी व्यक्ति अगर अपने पैरों पे बड़ी उपलब्धि है या नहीं है? एक लाइन में बताइए, फिर नलिन जी के पास में जाऊंगी। G20 इस देश के लिए बड़ी उपलब्धि है या नहीं है? मैं आपसे बता रहा हूं कि क्या मैं एक लाइन में बता रहा हूं। देश का जो किसान है, खासकर हिमाचल का, जम्मू कश्मीर का, उत्तराखंड का, वो सेव ज्यादातर यहाँ सेव पैदा करता है। अब आपने इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी। अमेरिका से जो सेव आएगा उसकी इंपोर्ट ड्यूटी आप पहले बढ़ाने की बात करते थे जब आप सत्ता में नहीं थे। आज भारतीय जनता पार्टी ने इंपोर्ट ड्यूटी क्यों बढ़ा दी? क्यों हमारे किसान के पेट पे लात मारना चाहते हो? ये सवाल है ना, सबसे बड़ा सवाल। तो आप उनके पेट पे क्यों लात मारना चाहते हो? लेकिन G20 को लेकर आपने जवाब नहीं दिया ना सीधा। नलिन कौली जी, जो सवाल अनुराग भदौरिया उठा रहे हैं उस पर भी, और G20 तो है ही यकीनन देश की एक बड़ी उपलब्धि है, इसमें किसी को कोई शक नहीं होनी चाहिए, लेकिन सनातन का मुद्दा भी मिल गया है नलिन कोहली जी आप लोगों को। अब उसी को एजेंडा बनाया जा रहा है 24 के लिए, हथियार बना लिया है बीजेपी ने इसको। चित्रा जी, पहले तो चित्रा जी नमस्ते आपको और आपके दर्शकों को। मैं अभी अपने फोन पे चेक कर रहा था, आपके शो के होते ही होते पवन खेड़ा जी जो कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं और इस इंडी अलायंस के INDI अलायंस के मीडिया सेल से जुड़े होंगे, उनका एक ट्वीट निकला है जिसमें आज इस इंडी अलायंस ने तय किया है कि 14 ऐसे एंकर है जिनके शो पे उनकी पार्टीज जो है इंडी अलायंस के जाएंगे नहीं। कोई बात नहीं, तो 7वें नंबर पे आपका नाम G20 की उपलब्धियों पर बात कर लेते हैं। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं तो भदौरिया जी और ये सब सवाल क्या उठा रहे हैं? उनका एक तरफ अलायंस कह रहा है कि हम इनके शोज पे नहीं जाएंगे, दूसरी तरफ ये सारे अलायंस के लोग जो है शो पे आ रहे हैं। तो पहले ये लोग अपना मन तो बना लेना। जवाब दे दो। एक तरफ टीवी पे आना नहीं चाहते, उनकी पार्टियां तय करती है, उनके प्रवक्ता टीवी पे आके ज्ञान बांटने में लगे हुए हैं। तो मतलब इससे ज्यादा जो है कॉन्ट्रोडिक्शन क्या दिखेगा? अभी 5 मिनट के अंदर में देख लीजिए क्या कॉन्ट्रोडिक्शन हुई है। और यहाँ बैठ के फिर देश भर की ज्ञान मांगे कि मैंने टोका नहीं। अनुराग जी प्लीज, जब आप बोल रहे थे वो शांति से सुन रहे थे, उनकी बात सुन लेते हैं। ये नहीं, ऐसे मुझे अपनी बात पूरी बात कहनी। अब आ जाते हैं जो आपने प्रश्न पत्रकार करता रहेगा, सवाल पूछना। नहीं, ऐसे नहीं। देखिए अनुराग जी गलत है, अनुराग जी गलत है। ओके अनुराग जी बाद में, अनुराग जी अब आ जाते हैं। मैं फिर वही हो गई, बात शुरू हो गई। अनुराग जी ऐसे थोड़ी ना होता है। नहीं, इश्यूज क्या है? आपके अलायंस है, अभी शुरुआत ही हुई है, आगे मैं आपको बोलने इसमें 1 सेकंड की क्या बात है? पूरा देश तक इन्होंने ज्ञान बांटा, मुझे अपनी बात पूरी कहनी है। नलिन जी अपनी बात को आगे बढ़ाइए। G20 की उपलब्धियां और सनातन हथियार 2024 के लिए मैं आगे बढ़ा रहा हूं। मैं आ रहा हूं। सनातन हथियार नहीं है, ये सनातन धर्म पे वार है। 5000 साल या उससे अधिक जो पुरानी हमारी सभ्यता है, हमारा धर्म है, जिससे सारे लोग निकले हैं, वो आज इस वार तक आ गई कि 2 वोट लेने के लिए आप उसको लिटरली बीमारी के साथ तुलना करेंगे। और यही कहीं पर भी जिसकी भगवान में आस्था है, जो सनातन धर्मी है, वो एक शब्द नहीं कह सकता कि हम इसके खिलाफ खड़े हुए हैं। हमारे धर्म पर कैसे वार किया? किसी धर्म के पैगंबर पे वार किया जाता है, धर्म पे वार किया जाता है, उसे HIV कहा जाता है, उसको ये करते हैं। और ये इंडी अलायंस के लोग, हद होती है वोट मांगने की, जो इनकी निकृष्ट मानसिकता है, निकृष्ट, कि आप अपने ही धर्म को जहां मंदिर जाते हैं पूछते हैं, उसको आप HIV से कंपेयर करते हैं किसी और धर्म से। और कांग्रेस पार्टी बैठ के क्या ज्ञान बांट रही है? कांग्रेस पार्टी के आला कमान खुद जो है, वहां जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनके, उस राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे उसके साथ उसी बयान के साथ समर्थन दे रहे। ये दोहरी मापदंड क्यों नहीं खड़े होकर कहा कि हम सनातन धर्मी हैं, हम अपने धर्म के ऊपर में इस प्रकार का वार बिल्कुल नहीं करेंगे, हम नहीं चाहते किसी भी धर्म के ऊपर में इस प्रकार का वार हो। और यहां आकर जो है बात करना शुरू कर देते बड़े बड़े। जब आदमी अपने ही भगवान को वोट के लिए त्याग सकता है, अपने अस्तित्व को वोट के लिए त्याग सकता है, कोई मौलिक अधिकार बनता ही नहीं है कि वो कुछ बात कह सके। ठीक है, ये है मूल बात। ये हमारे लिए हथियार नहीं है,
ये आस्था की बात है, ये हमारे धर्म की बात है, ये हमारे देश की बात है। ठीक है। और इस सभ्यता को हम नाश कर देंगे किसी के 2 सवालों के लिए? ठीक है, बाकी मेहमानों के पास मैं जाऊंगी, लेकिन अनुराग जी आप जल्दी से जवाब दे दीजिए उनकी बातों पर। मैं जवाब, एक सेकंड। देखिए, नलिन कोहली ने एक सवाल उठाया कि भाई देखिए, उन्होंने ये बोला कि इंडिया अलायंस ने बोला कि जो प्रवक्ता नाम दिए एंकरों के नहीं जाना है। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन उसके पहले में आज का टॉपिक ज्यादा बड़ा है, ये बात बहुत छोटी है। एक सेकंड बोलने जो आप लोग बोल रहे हैं वो बात बहुत छोटी है, मुद्दा आज का बहुत बड़ा है। फिर बोलने लगे, बोलने दीजिए। नहीं, एक सेकंड। मैंने कहा कि उसके पहले में आज तक को समय दे चुका था। ये समाजवादी लोग हैं, एक बार जो अपनी बात करते हैं, चाहे जनता के साथ करें या किसी चैनल के साथ या किसी व्यक्ति के साथ, उन्होंने अगर बोल दिया मैं आऊंगा तो हम 5 बजे की डिबेट कर रहे हैं। आपको अगर किसी, हम वो लोग हैं जो अपनी बात पर टिकते हैं, चाहे जनता के साथ वादा करें या किसी व्यक्ति या किसी चैनल के साथ। आपकी तरह ये आज का डिबेट का मुद्दा नहीं है, जिसको लेकर हम यहाँ पर एक लिस्ट जारी की गई है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। डिबेट का मुद्दा इससे ज्यादा बड़ा है। 2024 का इलेक्शन सामने है, उसको लेकर लड़ाई चल रही है। उस लड़ाई में किस तरह से कौन कौन से मुद्दे तूल दिए जा रहे हैं, किसका ज्यादा असर पड़ेगा, उस पर डिबेट है। तो हम इसी पर रहते हैं और आप लोगों से भी गुजारिश है कि G20 को लेकर खासतौर से और सनातन धर्म पर जो इस वक्त विवाद चल रहा है, उसको लेकर हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब सीधे आ जाते हैं अपने बाकी मेहमानों के पास। सैयद अब्बास साहब, आप यहां पर हाथ उठा रहे थे, लेकिन सनातन धर्म के मामले में अगर किसी भी तरह की आवाज उठाएगी बीजेपी से, कैसे लड़ेंगे आप लोग? इसी मुद्दे पर लगातार 2 लोकसभा चुनावों में उसने प्रचंड बहुमत हासिल किया है। आपको लग रहा है कि एक तरह से पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात तो नहीं हो जाएगी सनातन के मुद्दे को छेड़ना चुनावी साल में? चित्रा जी, सबसे पहले तो आपका जवाब बिल्कुल लाजिम है, वाजिब है, और उसका सीधा सीधा जवाब मैं देना चाहूंगा। मिर्जा गालिब ने बीजेपी की दुर्दशा देखते हुए क्या खूब फरमाया, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी आईना साफ करता रहा। मेरे बड़े भाई जो मित्र हैं नलिन कोहली साहब, उनको थोड़ा सा मैं याद दिला देता हूं। आप नहीं थे क्या हमारे अलायंस पार्टनर? आपको बता दूं, जो डीएमके जो एंटी सनातन बात है या कुछ भी है, सर जी 30 सेकंड दीजिए, पेरियार के आदर्शों पे चलता है। पेरियार तो वो पहले से लगातार 50-60 साल से सनातन के खिलाफ बोल रहे हैं, एमके करुणानिधि खिलाफ बोल रहे हैं, एमके स्टालिन। लेकिन आपने ये जानते हुए, डीएमके के बारे में जानते हुए कि वो एंटी सनातन है, फिर भी आपने गठबंधन कर लिया 1998 के लोकसभा इलेक्शन में। क्यों? क्योंकि भाजपा के लिए सनातन बस एक मुद्दा है। उनको क्या चाहिए? सत्ता की भूख, राजनीति, सियासी पावर चाहिए। ये आप मानते हैं नहीं मानते हैं नलिन कोहली साहब? और दूसरी बात आपको बता दूं, देखिए श्रीमान, बहुत आसान है गठबंधन करना पीडीपी के साथ और कहना कि एंटी नेशनल है। बहुत आसान है कि डीएमके को एंटी नेशनल कहना, एंटी हिंदू कहना। लेकिन भाई साहब, आप नॉर्थ में तो कश्मीर में पीडीपी के साथ अलायंस करते हो और साउथ में डीएमके के साथ अलायंस करते हो। हालांकि आप जानते हो कि महबूबा मुफ्ती कौन है और डीएमके का स्टैंड कौन है। और आखिरी बात देखिए, मोदी जी ने बहुत खूब कहा है, तिरुवल्लुवर और तिरुकुरल को उन्होंने तमिल प्राइड कहा। क्या कहा मोदी जी ने? सेल्वतुल सेल्वम सेविचलम अच्छलम सेल्वतुल यलाम तलाई यलाम विड़कम विड़कल सैंडर कपोये विड़के विड़का। उसी के साथ यही बात श्लोक में उन्होंने कहा, कर्मण्यवादी के रास्ते महापलेशु कदाचना। मतलब दोनों का ये मतलब है, तमिल प्राइड कल्चर का और हिंदी श्लोका का, कि दोनों आदर्शवादी जिंदगी जीने का। अभी जो टक्कर की बात है, आप मुझे खुलासा दे दीजिए नलिन भाई, आपका अलायंस था लेकिन किसी धर्म विशेष पर बार बार डीएमके के नेताओं की ओर से अगर इस तरह की टिप्पणी की जाएगी तो वो बाकी दलों के लिए क्या मुश्किलें पैदा नहीं करेगी? नलिन कोहली जी हाथ उठा रहे हैं, अपना जवाब दे दीजिए। ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास भी मैं जाऊंगी। नलिन जी, बहुत छोटी सी बात और मूल बात है, मैं कहता हूं और खुल के कह रहा हूं, कोई व्यक्ति इस प्रकार की भाषा किसी भी धर्म को कीड़े मकोड़े हो या उसको किसी बीमारी के साथ नहीं कंपेयर कर सकता। चाहे वो सनातन हो, इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, बौद्ध हो, किसी भी धर्म। आप अपने तो विचार बताइए सैयद साहब, कि आप क्या मानते हैं कि ये जो कहा गया है कि सनातन धर्म जो है एक बीमारी है, आप उससे सहमत है या नहीं है? ये मूल बात है। ये बात थोड़ी ना है पति पत्नी पार्टनरशिप की। ये एक पॉलिटिकल अलायंस था, पति पत्नी भी तलाक हो जाता है उनके बीच में।
तो उसमें क्या बात है? साथ रहना, अलग होना अलग विषय है, लेकिन धर्म को कैसे आप इस हद तक ला सकते हैं कि उसे बीमारी कहे? तो आप अपना स्पष्ट जवाब दीजिए। आप क्या मानते हैं कि सनातन धर्म बीमारी है और जो कहा है उन्होंने सही है या नहीं? बस बोलिए अब्बास जी, जल्दी से 2 लाइन में। आदर सम्मान के साथ मैं जवाब दूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज तक जो सबसे बड़ा चैनल है उनके दर्शकों के लिए आपने खुलासा कर दिया कि जी हाँ, हमारा अलायंस था, गठबंधन था, किसके साथ? डीएमके के साथ। वही डीएमके जो 50 साल से एंटी सनातन बात कर रहा है। तो भाई साहब, सत्ता के लिए आपने तो शादी कर ली डीएमके के साथ, ये तो एक्सपोज हो गए आप लोग। और रही सनातन की बात, मैं आदर सम्मान करता हूं, सलाम करता हूं मेरे सनातन धर्मी भाइयों का। मैं खुद भगवत गीता में कोट करता हूं मेरे स्पीचेस से। अरे आपके भगवत गीता में विश्वास करने से अब्बास जी नहीं होगा ना। एक पार्टी के तौर पर डीएमके की ओर से किस तरह का नैरेटिव बनाया जा रहा है और से क्या दूसरे दलों को नुकसान होगा, क्योंकि बीजेपी के पास तो ये मुद्दा बन गया है, उसको लेकर वो जा रही है लोगों के बीच। आज जब प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश जैसे राज्य में जाकर सनातन के मुद्दे को उठाएंगे तो वहां पर एक बड़ा वोट बैंक भी है। क्या इस बात को आप लोग समझ पा रहे हैं? मैं आऊंगी आपके पास, पंकज जी के पास आते हुए, फिर बाकी लोगों के पास आते हुए। पंकज जी, सीधे आपसे मेरा ये सवाल है, चाहे सनातन का मुद्दा हो या G20 का मुद्दा हो, आज G20 के बारे में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विस्तार से पब्लिक को संबोधित करते हुए कहा कि क्या आपको इस पर गर्व है या नहीं है। और लोग फख्र से बता रहे थे कि G20 का जितना बड़ा भव्य आयोजन हुआ है, न भूतो न भविष्यति। तो अब G20 को भी बड़ा मुद्दा बनाकर जा रही है बीजेपी चुनावों में, अपनी उपलब्धि के तौर पर गिनाते हुए। तो भविष्यति कैसे है? न भूतो न भविष्यति कैसे है G20? ये एक रोटेशनल आयोजन है। भारत की बारी आई, भारत ने इसका आयोजन किया, शानदार, बहुत भव्य आयोजन किया, ये वो लोग गिना रहे हैं। नहीं, भव्य तो ऐसा है कि हर चीज को एक तिलस्म में तब्दील कर देना तो नरेंद्र भाई मोदी की आदत है। इसका आउटकम क्या है ये तो बताएं। G20 के आयोजन के बाद जश्न मना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में। उधर कश्मीर में जवान मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। उसी शाम को जब जवान शहीद हो रहे हैं, उसी शाम को खून बरस रहे हैं। तो G20 का आयोजन हुआ, अच्छी बात है। इसका मुख्य आउटकम क्या है ये बताएं। इस तरह हर चीज को तिलस्म बना देने से कुछ नहीं होता है। रह गई बात सनातन संस्कृति की, सनातन धर्म की, क्या है सनातन संस्कार, क्या है सनातन संस्कृति? विद्या, दान, शील, ये सनातन धर्म के मूल तत्व हैं। क्या आपको आज की शासन व्यवस्था में, आज के राजकाज की व्यवस्था में ये कहीं दूर दूर तक नजर आते हैं? हालत ये है कि येषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मृत्युलोके भूविभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। ऐसे लोग जिनमें ये गुण नहीं है वो पृथ्वी पर भार के समान है। सनातन संस्कृति कुछ अलग चीज है और कुछ समुदायों को चुन चुनकर आइडेंटिफाई करके उन पर आक्रामक तरीके से हमलावर होना, ये सनातन संस्कृति का उद्धार या उत्थान नहीं है। वो तो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण हर तरफ देख लिया जाए तो इस तरह के मामले लगातार आते हैं। लेकिन नलिन जी, G20 से क्या आउटकम मिला, देश को क्या हासिल हुआ, इस पर आप जरा टिप्पणी कर दीजिए, फिर बाकी लोगों। ब्रिजमोहन जी, आ रही हूं आपके पास, और आपके पास भी अनुराग जी। नलिन जी, क्या मिला G20 से, हिंदुस्तान को क्या मिला, ये वो पूछ रहे हैं। पंकज जी ने, पहली बात, पंकज जी ने अपना संस्कृत में ज्ञान भी बताया, सनातन धर्म की एक मूल बात भी कही, लेकिन ये कहीं नहीं कहा कि उनको दुख हुआ कि सनातन धर्म को एक बीमारी के लिए कई लोगों ने कहा और कई अलायंस के पार्टनर ने उसके साथ समर्थन दिखाया। ये कहीं नहीं कहा, और यही कमी है। कुछ लोग जो है सनातन धर्म को इस परिभाषा और इस, नहीं पंकज जी, मैं अपनी बात कह दूं, आपकी बात मैंने सुनी। ये हो गया है आज की दुर्दशा कि हम, बिल्कुल ये हो गई है दुर्दशा। सनातन धर्म की दुर्दशा यह है कि अपने राजनीतिक बात के लिए अपने धर्म, अपने सम्मान, अपने इसको किसी भी हद तक दे सकते हैं और कह सकते हैं ये हमारी परिभाषा है, लेकिन उस पर वार इस प्रकार के होने चाहिए, हमें स्वीकार है। अब आ जाते G20 पे, जो राजनीतिक सवाल है। G20 को इंडिया अलायंस कैसे देख रहा है? उसे खुशी ही नहीं हो रही। विश्व G20 को सफल मानता है। विश्व पे दिल्ली डिक्लेरेशन की तारीफ है। विश्व के ऐसे मैं फौरन आपके पास आ रही हूं। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री सनातन पर कुछ बोल रहे हैं, एक बार सुनते हैं। सनातन संस्कृति वो है जिसमें वानरों की सेना श्री राम की शक्ति बढ़ाकर लंका विजय का कारण बनती है।
सनातन संस्कृति वो है जो किसी परिवार में हुए जन्म को नहीं बल्कि व्यक्ति के कर्म उसको प्रधानता देती है। गांधी जी से लेकर स्वामी विवेकानंद तक, देवी मां अहिल्याबाई होलकर से लेकर मीराबाई तक हजारों हजार साल ये सनातन धर्म, सनातन संस्कृति हर किसी को प्रेरित करती रही है। ये सनातन संस्कृति है जो संत रविदास और संत कबीरदास को संत शिरोमणि कहकर अपना गौरव बढ़ाती है। हमारे यहां छत्तीसगढ़ में ही बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी हुए थे, श्यामलाल सोम जी। उन्हें प्रथम जंगल सत्याग्रही कहा जाता है। श्यामलाल सोम जी का जीवन सनातन से ही प्रेरित था। हमारे छत्तीसगढ़ के ही शहीद रामादीन गौंड का तो नाम ही सनातन का प्रतिबिंब रहा है। सनातन को लेकर लगातार यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष इंडिया पर वार करते हुए और खासतौर से जो बड़े नाम दलित समुदाय से आने वाले जो महान लोग रहे हैं उनका वो जिक्र करके यहां पर निशाना साधने की कोशिश करते हुए। अनुराग भदौरिया जी, इस पर आप जल्दी से जवाब दे दीजिए। बृजमोहन जी, उसके बाद में फौरन आपके पास आऊंगी। अब तो ये मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी सबका नाम ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सनातन पर। वही तो मैं तो कह रहा हूं कि हाँ, मैं तो, लेकिन अच्छी बात है, सनातन का तो सभी सम्मान करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को भी करना चाहिए। प्रभु राम के बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। प्रभु राम के बच्चे बेरोजगारी से परेशान हैं, उनकी बात कौन करेगा? प्रभु राम की बच्चियां जिनके साथ अन्याय हुआ है, चाहे मणिपुर की हो चाहे हमारे पहलवान बेटियां हो, उनके लिए न्याय की बात कौन करेगा? जो महंगाई से हमारे प्रभु राम के बच्चों के कमर टूट गई है, उनके बारे में बात कौन करेगा? माने प्रभु राम के बच्चों की बात नहीं होनी चाहिए। और सत्य पे कौन चलेगा? जो झूठ के अलावा भारतीय जनता पार्टी कुछ करती नहीं है। तो झूठ तो यही है कि आपने किसान की इनकम दुगनी करने की बात की थी, कर दी क्या? आपने डीजल पेट्रोल सस्ती करने की बात की थी, 100 के पार हो गया। यही तो सत्य है। दया है नहीं, क्षमा है नहीं, आपके पास करुणा है नहीं। आप तो प्रतिशोध की भावनाओं से काम करते हो। विपक्ष के नेताओं को कैसे दबाया जाए, कैसे नफरत की राजनीति की जाए, ये आपका धर्म है क्या? आपका धर्म तो हमारा क्या है? हम लोग तो देश को आगे ले जाने की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, सभी जाति धर्मों का सम्मान करते हैं। इसीलिए हम हिंदुस्तान का सम्मान करते हैं, देश का सम्मान करते हैं। आप किसका सम्मान करते हैं जरा बता दीजिए। आपसे पूछा जा रहा है G20 में क्या आपने दिया देश के अंदर में, तो आप उसमें बोल ही नहीं रहे हो। आप इधर उधर देख रहे हो, क्या मिला देश को यहाँ पे G20? बताइए आप। ये नहीं बताएंगे देश को, इन्होंने देश को G20 से क्या दिया है? इन्होंने हाँ एक चीज दिया है, किसानों के पेट पे लात मारने की बात। अनुराग जी की गाड़ी बंद होगी तो मैं कुछ क्या दिया देश को G20 में? ठीक है, अब पूछ लेती हूँ, क्या दिया, क्या मिला? अब ऐसा है, G20 आपने चित्रा जी आपने अनुराग जी की विडंबना और विरोधाभास बातें सुनी। प्रभु राम जी के बच्चों के लिए घड़ियाली आंसू प्रभु राम जी के धर्म और उनकी सोच को बीमारी कहने के लिए एक शब्द नहीं कहा इन्होंने। पूरे प्रोग्राम में अभी तक ये नहीं कहा कि मैं ऐसी सोच के विरोध हूं जो सनातन धर्म, जहां प्रभु श्री राम की बात करें, प्रभु श्री राम भी तो सनातन धर्मी ही हुए, धर्म के भाग है, हमारे आदर्श है, मर्यादा पुरुष है। उनके लिए एक आंसू नहीं कि उनको एक बीमारी बना दी है, साथ में खड़े हो गए, लेकिन नहीं, उनके बच्चों के लिए घड़ियाली आंसू। फिर आप हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान की धर्म की बात करें, मैंने टोका नहीं। हिंदुस्तान की बात की, करुणा की बात की, सारी चीजें जो सनातन धर्म के भाग है। यहां जन्मा हुआ धर्म जो है सनातन धर्म, हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, हिंदू कुश से लेके पूर्वोत्तर तक, उसके लिए कोई चिंता नहीं, लेकिन देश की चिंता है। बस कमाल के लोग हैं। इससे ज्यादा मतलब ये समाजवादी सोच है, मतलब कमाल है। भगवान बचाए हमें ऐसी समाजवादी सोच से जो प्रभु श्री राम का अन्याय चाहेगी और फिर उनके बच्चों के लिए घड़ियाली आंसू। कहानी बता रहे हो। ठीक है, अब मैं आ जाती हूँ सनातन को आखिर भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा मुद्दा क्यों बनाना चाहती है। कुछ आंकड़े हैं बृजमोहन जी, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आऊंगी। अपने दर्शकों को, एलजेपी से भी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए, उनकी भी टिप्पणी धीरेन्द्र जी की नहीं हो पाई है। ये देखिए, ये आंकड़े आपके सामने हैं। सनातन विवाद और हिंदू वोट का हिसाब दरअसल ये है, 2014 में 43% वोट शेयर बीजेपी को मिले थे, 2019 में एनडीए को 52%।
मिलता है, यानी कि 14 के मुकाबले वोट शेयर जो हिंदू वोटों का है वो ज्यादा हो जाता है। 296 लोकसभा सीट पर 47% से 70% तक हिंदू वोट बीजेपी एनडीए के खाते में गए थे। और ये एक ऐसा मुद्दा है जो डीएमके के नेताओं की ओर से बार बार बोला जा रहा है और बीजेपी की ओर से पलटवार किया जा रहा है। यहां पर आपको दिखा रहे हैं सवर्ण हिंदू 59%, ओबीसी हिंदू 54%, आदिवासी हिंदू 56%, दलित हिंदू 41%, यानी कि हर क्षेत्र का हिंदू वोट बीजेपी के एनडीए के खाते में गया है। इसी वजह से दक्षिण से जो डीएमके की ओर से बार बार आवाज उठाई जा रही है। देखिए, उस राज्य में डीएमके सत्ता में है, एआईएडीएमके के समर्थक बीजेपी वहां पर है विपक्षी पार्टी के रूप में, और डीएमके के समर्थक कांग्रेस पार्टी वहां पर है। लेकिन उसके अलावा जो उत्तर भारत के राज्य हैं, यहां पर मुश्किलें क्या इंडिया गठबंधन के लिए बढ़ जाएंगी अगर इसी तरह से सनातन के मुद्दे पर विवाद बढ़ता रहा तो? बृजमोहन जी, सीधे आपके पास आते हुए, इसीलिए आप लोग इतना बड़ा मुद्दा बना रहे हैं कि मतलब 14 और 19 के आंकड़ों को देखा जाए, 24 में मुद्दा बनाया जाए, लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि महंगाई और बेरोजगारी पर हम घेरते रहेंगे आप लोगों को। सनातन पर कितना भी आप अपनी बात रखिए। चित्रा जी, सनातन का मुद्दा हम लोगों ने नहीं बनाया, ये तो डीएमके के नेताओं ने इस मुद्दे को उठाया है और उन्होंने इसे एक मुद्दा बनाने की कोशिश की है। राजनीति में हम लोगों ने बहुत स्पष्ट रूप से इस बात को रेखांकित किया है कि धर्म के ऊपर बात करना और राजनीति पे बात करना, इन दोनों में हम लोगों ने हमेशा फर्क रखा है। लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि डीएमके ने तो अपने मुद्दे को इस सनातन धर्म के बारे में जो उनके विचार थे, जो कि सनातन के विरुद्ध है, वो तो उन्होंने रखे ही। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आईएनडीआई के लोगों ने भी उनके साथ खड़े होकर एक तरह से उनका मूक समर्थन किया है। किसी ने भी अभी तक इस बात को कंडेम नहीं किया कि उनको इस प्रकार की बात नहीं कहनी चाहिए थी, बल्कि उल्टा वो भारतीय जनता पार्टी पर एनडीए के साथियों पे आरोप लगा रहे हैं कि हम लोग इसको राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। मैं इसको बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं, सनातन धर्म के खिलाफ कोई भी बात करना, मैं सोचता हूं, राजनीतिक व्यक्तियों के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि हम सारे धर्मों का सम्मान करते हैं, चाहे वो सनातन धर्म हो, चाहे वो देश के दूसरे धर्म हो। तो ऐसे मौके पर इस प्रकार की बात कहने का सीधा मतलब यह है कि आईएनडीआईए के लोगों ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि बगैर धार्मिक विवाद किए वो लोग कोई भी बात नहीं कह पाएंगे, और हम लोग इस बात को पूरी तौर से नकारते हैं। राजनीति में धर्म की बात करने के स्थान पर इनको अपना प्रोग्राम बताना चाहिए, इनको ये बताना चाहिए कि देश के लिए इनके सामने चित्र क्या है, कि देश को किस प्रकार का शासन देना चाहते हैं। जब ये इकट्ठे हुए तो इनको ये भी बताना चाहिए कि इनके पास प्रोग्राम क्या है। बहुत अफसोस के साथ कहना होता है, बैठते हैं, बैठक खेलते हैं, जब से देखें तब से बैठ के चल रही है। लेकिन ना तो आज तक आईएनडीआई अपना कोई सेक्रेटरिएट तय कर पाया, ना कोई मिनिमम कॉमन प्रोग्राम दे पाए, ना अभी तक ये कह पाए कि देश के लिए करना क्या चाहते हैं। ठीक है, बहुत ही अफसोस के साथ मेरे को कहना पड़ता है कि आईएनडीआई इस मामले में पूरी तौर से भ्रमित है और लगातार वो इस प्रकार की बातें करते हैं, पूरे देश के वातावरण को खराब करना चाहते हैं। आप जवाब दीजिएगा। धीरेन्द्र जी से एक भी टिप्पणी नहीं हो पाई है, एक बार जल्दी से उनकी टिप्पणी। धीरेन्द्र जी, लेकिन विपक्षी दल आप लोगों को महंगाई और रोजगार पर घेरते रहेंगे, इसका क्या जवाब होगा आपके पास? धीरेन्द्र जी, 9 सालों की सरकार ने कितने रोजगार के आंकड़े उपलब्ध करवाए, क्या किया लोगों के लिए, युवाओं के लिए, उस सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा चुनाव में। चित्रा जी, सभी को मैं धैर्य से सुन रहा था, मुझे भी उम्मीद है कि आप मुझे 2-3 मिनट समय देंगी। बोलिए। देखिए, रोजगार की जहां तक बात है तो आज हमारे देश में एप्पल का नया फोन i15 लॉन्च हुआ, वहां पर 1 लाख लोगों को रोजगार मिला है। ये विदेशी कंपनियां आज हमारे धरती पर आ रही है। अब जवाब देना चाहता हूं मैं G20 पे क्या निकल के आया, लोग ये जानना चाहते हैं। G20 पर तो 3 बड़ी ऐसी चीजें निकल के आई ना, बायोफ्यूल का अलायंस निकल के आया, सोलर अलायंस निकल के आया, मिडिल ईस्ट का हमारा कॉरिडोर बन के आया। इससे देश को कितना बड़ा आर्थिक लाभ होना है ये भी देख रहे हैं, और अगर नहीं होना हो तो इसी को प्रेडिक्ट करके हम कह रहे हैं कि आज तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे। अब आ जाइए सनातन के मुद्दे पे, पूरे ग्लोबल ने आज उसी सनातनी महात्मा गांधी जहां पर नीचे लिखा है हे राम, वहां पर शीश नवाया ये राष्ट्राध्यक्ष आके। ये सनातन का सम्मान, और सनातन का सम्मान क्यों चित्रा जी? क्योंकि सनातनी अहिंसा के पुजारी हैं। क्यों चित्रा जी? क्योंकि सनातनी शांति के पुजारी हैं। लेकिन दुर्भाग्य और विडंबना देखिए कि इन लोगों की जो बैठक होती है उसमें कॉमन मिनिमम प्रोग्राम यही तय होता है कि जात में, पात में, पंथ में, क्षेत्र में, उत्तर से दक्षिण में देश को बांटो, डिवाइड एंड रूल।
बांटो और राज करो की राजनीति कांग्रेस जो कुछ लोग यहाँ पे छोड़ के आज चले गए, वही लोग आज इस तरह की उत्तम बता रहे हैं। और आज मुझे श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ 3 वीर सपूतों को जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया है देश के लिए। आज हम नेताओं से क्या ऐसी उम्मीद रखता है? क्या यही वो लोग सोच रहे होंगे, उनके परिवार वाले लोग, कि उसी सनातन और उसी धर्म की लड़ाई ये नेता कर रहे हैं जिस भारत माता के लिए आज हमने सर्वोच्च बलिदान दिया है? ऐसे लोग, कांग्रेस के लोग और उसमें बैठे घमंडिया गठबंधन के लोगों को जनता भारत की कभी माफ नहीं करेगी। और ये लोग कुछ से कुछ भी निकालते चले जा रहे हैं। मुझे बहुत आश्चर्य होता है राहुल गांधी पर पवन बखेड़ा के बारे में अभी नीलिन जी ने बताया। अरे पवन खेड़ा का नाम ही है पवन बखेड़ा। आप पत्रकारों का वो अगर बहिष्कार कर रहे हैं तो मैं ओके, यहाँ पर देखिए पक्ष विपक्ष के जवाब दे दें। जवाब दें। अगर पत्रकारों का बहिष्कार हो रहा है, इसका मतलब कि लोकतंत्र में सवालों का, सच के सवालों का सामना घमंडिया गठबंधन के लोग नहीं करना चाहते। मैं यही पूछना चाहता हूँ। अनुराग भदौरिया जी, कई सवाल उनकी ओर से कहे गए। मैं रिपीट कर देती हूँ दर्शकों की जानकारी के लिए भी। देखिए 2 महत्वपूर्ण बातें। पहला ये कि महात्मा गांधी जीवन भर सनातन के पक्षधर रहे और आखिरी शब्द उनके हेराम थे। आज प्रधानमंत्री ने भी इस बात का जिक्र किया है, छत्तीसगढ़ में भी और मध्य प्रदेश में भी। वहीं दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जिस कार्यक्रम के लिए गए हुए थे मध्य प्रदेश में, 50,000 करोड़ रुपए के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए वो गए हुए थे। उनकी ओर से कहा गया कि इतना बजट तो कई राज्यों का भी नहीं है। अलग अलग राज्यों का उदाहरण दे लें तो इतना बजट नहीं है जितना कि कार्यक्रम में यहां पर हम निवेश कर रहे हैं और आगामी सालों में युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो जिस रोजगार के मसले पर आप घेरते हैं, इसका जवाब भी देकर गए हैं वो अपने कार्यक्रम के जरिए। अनुराग जी देखिए, अब मैं जवाब देता हूं। गांधी जी की जब ये बात करते हैं, किस मुंह से करते हैं? गांधी जी को मारने वाले को राष्ट्रभक्त बताने वाला कौन है? इनके पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के हैं वो। उनके बारे में क्या इनकी राय है? क्या पार्टी से निकाला? तब तो उनको भाई वो तो संसद सदस्य भी बन गए। उनके बारे में तो आप कुछ बोले नहीं, तब तो राष्ट्रभक्त बता रहे थे उनको। तो ये आपकी गांधी जी के प्रति आस्था है। गांधी जी के प्रति आस्था देखने को मिली G20 में कि पूरे वर्ल्ड के जो लोग आए थे गांधी जी का सम्मान के लिए वहां पे उनकी समाधि पे खड़े थे। और आपको शर्म आनी चाहिए कि जो गांधी के मानने वाले को आप लोग राष्ट्रभक्त बता रहे थे। ये आपके मुंह पे तमाचा था जो आपके समझ में नहीं आया। मैंने इनसे पूछा कि अभी आपने बोला 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, नौकरी मिलेगी मिलेगी, ये तो 2014 से गा सुनते आ रहे हैं। ये गाना जो गा का गाना ये गा रहे हैं लगातार, गा ये तो 2014 से दे रहे हैं। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये उनके समझ में नहीं। वही तो रोजगार मेला में हुआ क्या? बेरोजगारी दर अभी भी 7.5 के ऊपर है, महंगाई दर अभी भी 7.5 के ऊपर है। वही मैं आपसे जानना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी से पूछिए क्या इससे रोजगार मिल गया लोगों को? जाके देखिए एक बार, लोगों के घरों में झांक के देखिए क्या रोजगार मिल गया? ये भारतीय जनता पार्टी है, अच्छी बात है। ये एलजेपी के प्रवक्ता ने कम से कम कश्मीर में देश के लिए शहादत देने वालों की बात तो की। मैं तो बीजेपी के प्रवक्ता से तब से बात कर रहा हूँ कि भाई आप दुनिया भर की बातें कर रहे हो। कश्मीर में जो हमारे देश के सपूत शहीद हुए उनके बारे में 2 शब्द बोलिए। हमने पूछा आपने G20 में आपने क्या किया, G20 में क्या उपलब्धि है उसके बारे में बताइए। ठीक है, ओके, दोनों लोग साथ में बोलेंगे, एक-एक करके। नलिन कॉलेज, ओके, मैं सवाल पूछ लेती हूँ। ठीक है, G20 के बारे में आप बोलिए, नहीं बोल रहे हैं। G20 की उपलब्धि बार बार वो आपसे पूछ रहे हैं। नलिन जी बताइए। ठीक है, ऐसे नहीं, ठीक है, ओके, ठीक है, मैं पूछ लेती हूँ अनुराग भदौरिया जी। ठीक है, की खुशी आप मना रहे थे बीजेपी के दफ्तर में। ठीक है अनुराग जी, मैं सवाल का जवाब ले लेती हूँ। अब लगातार आप बोलेंगे। अनुराग जी प्लीज। नलिन कोहली जी। और क्या देखिए, ऐसे अनुराग जी बेचारे वो भी मेरे मित्र हैं। वैसे हम लोगों के बीच में व्यक्तिगत रूप से कोई ऐसी बुरी मतलब नहीं, अच्छे हमारे रिश्ते हैं। लेकिन इतना कहूंगा, आज अनुराग जी ज्यादा इसलिए बोल रहे होंगे, कल से बैठेंगे नहीं टीवी पे ना भाई, आपके शो पे आ ही नहीं सकते। बोले ऐसा नहीं है। आएंगे अनुराग जी, बोलिए आप अपनी बात। तो याद इनको दिला रहा हूँ। नहीं पता नहीं, देखे कल नहीं फिर। अरे आप G20 पे बोलिए, अनुराग जी को छोड़िए, आएंगे कि नहीं आएंगे G20? अरे आ रहा हूँ अनुराग जी, क्यों घबरा रहे हैं? मुझे पता है आप अपसेट होंगे, होता है। अब आइए दूसरी बात जी, जो आप कह रहे थे महंगाई पे 16% तक गई थी यूपीए के 10 साल में। अरे आंकड़े देखिए, आप तो अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं जो मतलब शोध करते हैं। भाजपा के पूरे कार्यकाल में, मोदी जी के कार्यकाल में 8 से ऊपर कभी नहीं गई। मतलब वो जमाने भूल गए हैं जब 13, 14, 15, 16% थे। वो तो आपको उपलब्धि दिखती नहीं कि 8 से ऊपर कभी गई नहीं।
तो आप कहते हमें समझाइए। देखिए अनुराग जी, गोल पोस्ट चेंज करना बड़ा सरल है। आप अगर मैं सनातन पे प्रश्न करता हूं तो आप G20 करते हैं, पर इस पूरे कार्यक्रम में आप खुद एक सनातनी है, अच्छे व्यक्ति हैं, धार्मिक व्यक्ति हैं, भले व्यक्ति हैं। मतलब आपको पीड़ा नहीं हुई कि हमारे धर्म को, सनातन धर्म को कि मतलब किस हद तक बीमारी की तरह, एक निकृष्ट रोग की तरह उसको देखा है? एक शब्द नहीं बोला। अब आप G20 पे आइए, जिसका आप बहिष्कार कर रहे हैं, जहां आपके नेता जो है उसका मजाक उड़ा रहे हैं, उनको अच्छा कैसे दिखेगा? है ना, कैसे अच्छा दिखेगा आपको? मतलब वो पुरानी कहावत ही नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। तो मतलब या तो G20 में आपकी कोई आस्था होती है, उसको समझने की कोशिश करते तो समझ आता कि एक साल से क्या हो रहा है। मुझे बताइए कहां पर देश के अंदर में, कहां विदेश में, किसी G20 में हर राज्य तक गया G20? विपक्ष के शासित राज्यों में भी G20 गया। देश का गरीब जानता है G20। बच्ची एक राखी प्रधानमंत्री जी के हाथ में बांधते हुए G20 की राखी बनाती है। अरे बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। G20 का मुद्दा, उसकी कामयाबी क्या चुनावों में भी असर डालेगी, जिसको लेकर बीजेपी लगातार जन जन के बीच जाने की कोशिश कर रही है। और सनातन के मुद्दे को लेकर डीएमके की ये जो आवाज है, जो विपक्षी इंडिया को कितना नुकसान करेगी, क्योंकि बार बार बीजेपी की ओर से इस मुद्दे को हर एक चुनावी रैली में उठाया जा रहा है। इस खबर पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।